ये ली और एनशान ट्यूई की एक सच्ची कहानी है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी दयालुता और शुद्ध इरादों से एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। कहानी की शुरुआत 17 साल के एक लड़के से होती है जिसे लोग बिग माइक के नाम से जानते हैं। बिग माइक बचपन से ही फोस्टर केयर में पला बड़ा है। अमेरिका में फोस्टर केयर का मतलब होता है ऐसे परिवार जो उन बच्चों को अपने घर में रखते हैं जो उनके अपने नहीं होते और इसके बदले सरकार से उन्हें पैसे मिलते हैं। बिग माइक को फोस्टर केयर सिस्टम में बार बार इधर उधर भेजा जाता है क्योंकि उसके पिता मौजूद नहीं है और उसकी मां नशे की लत की शिकार है, जिस वजह से वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती। लेकिन बिग माइक किसी भी फोस्टर होम में ज्यादा समय तक नहीं रुकता और अक्सर वहाँ से भाग जाता है। एक दिन बिग माइक के दोस्त के पिता अपने बेटे और बिग माइक दोनों को एक पब्लिक स्कूल, विंगेट क्रिश्चियन स्कूल, ले जाते हैं। वो पिता स्कूल के कोच को जानते हैं और उनसे अपने बेटे और बिग माइक को स्कूल में दाखिला देने के लिए कहते हैं। शुरुआत में कोच मना कर देता है और कहता है कि यह उसके अधिकार में नहीं है, लेकिन वो ये भी बताता है कि दोनों लड़के खेल में बहुत अच्छे हैं और कोच से कहता है कि वो उनका खेल देख ले। कोच बाहर जाकर बिग माइक और उसके दोस्त को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है। जब कोच बिग माइक की कदकाठी देखता है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही बिग माइक का शरीर बहुत ताकतवर है और उसकी बास्केटबॉल स्किल्स कोच को बेहद प्रभावित करती हैं। इसके बाद कोच स्कूल के बोर्ड मेंबर्स के पास जाता है। वे कहते हैं कि बिग माइक को दाखिला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके ग्रेड बहुत खराब है, लेकिन कोच उन्हें किसी तरह मना लेता है और बिग माइक का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। इसके बावजूद बिग माइक किसी से बात नहीं करता और हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ लगता है। कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता। इसके अलावा बिग माइक अपनी टेस्ट शीट्स पर कुछ भी नहीं लिखता, उन्हें पूरी तरह खाली छोड़ देता है। एक दिन स्कूल में लड़कियों का वॉलीबॉल मैच चल रहा होता है और बिग माइक उसे देख रहा होता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो वो छात्रों द्वारा छोड़ा गया बचा हुआ खाना उठाने लगता है। अपने बड़े शरीर की वजह से उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है और न ही कोई घर है जो उसे ठीक से खाना दे सके। वो अपने दोस्त के सोफे पर सोता है, लेकिन उसके दोस्त की माँ को बिग माइक का उनके घर रहना पसंद नहीं है, इसलिए अगली सुबह बिग माइक उसके घर से निकल जाता है। जब बिग माइक स्कूल में होता है तो एक लड़का जिसका नाम शॉन है और जिसे सब लोग एसजे कहते हैं, उससे पहली बार बात करता है। एसजे बिग माइक से बहुत प्यार और सम्मान से बात करता है। तभी दूर से एसजे की माँ कार का हॉर्न बजाती है और उसे बुलाती है। वो अपने बेटे से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। एसजे बताता है कि उसका नाम बिग माइक है और उसे 1 महीने पहले ही स्कूल में दाखिला मिला है। उसी शाम जब एसजे, उसकी माँ लिएन और उसके पिता शॉन घर जा रहे होते हैं तो वे रास्ते में बिग माइक को ठंड से कांपते हुए देखते हैं। एसजे के पिता बिग माइक को पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पहले खाने के बचे हुए टुकड़े उठाते हुए देखा था। वॉलीबॉल मैच के बाद बचा हुआ खाना लेकर वो जा रहा होता है। वो बिग माइक से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। बिग माइक कहता है कि वो जिम जा रहा है। ये सुनकर एसजे के पिता कार आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन लीन सोचने लगती है और अपने पति से कार वापस मोड़ने को कहती है। वो बिग माइक के पास जाती है और कहती है, स्कूल का जिम रात में बंद हो जाता है, फिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? बिग माइक जवाब देता है, क्योंकि वहाँ गर्मी रहती है। वो पूछती है कि क्या आज रात रहने के लिए उसके पास कोई जगह है? बिग माइक कहता है, नहीं। लीन कुछ पल सोचती है और फिर उसे कार में बैठने के लिए कहती है और उसे अपने घर ले आती है। लीन की एक बेटी भी है जिसका नाम कॉलिंस है, जो बिग माइक के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ती है। लीन बिग माइक से कहती है कि उनका गेस्ट हाउस उसके सैंपल से भरा हुआ है, इसलिए उसे लिविंग रूम के सोफे पर सोना होगा। लीन एक इंटीरियर डिजाइनर है। वो उसे शुभ रात्रि कहती है और अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर भी उसे बिग माइक को लेकर शक रहता है। वो अपने पति से पूछती है, तुम उसे कितने समय से जानते हो? वो जवाब देता है, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है। लीन को डर होता है कि कहीं बिग माइक कुछ चुरा न ले। उसका पति कहता है कि वे इस बारे में सुबह पता लगा लेंगे। अगली सुबह लीन नीचे जाती है और देखती है कि सोफा, बेडशीट और कंबल सब बहुत सलीके से रखे हुए हैं और बिग माइक वहाँ नहीं है। वो बाहर देखती है और उसे अपने बगीचे के पास खड़ा पाती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। बिग माइक कहता है कि उसे नहीं पता। लीन कहती है, आज थैंक्सगिविंग है, क्यों न तुम हमारे साथ ही बिताओ। बिग माइक मान जाता है और वापस घर आ जाता है। लीन सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। सब लोग नाश्ता लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। बिग माइक अपना नाश्ता लेकर अकेले खाने की मेज पर बैठ जाता है। लीन दूर से ये देखती है और समझ जाती है कि उसकी जिंदगी कितनी अकेली रही होगी। वो टीवी बंद कर देती है और अपने पूरे परिवार से कहती है कि वे सब मिलकर खाने की मेज पर बैठकर खाना खाएंगे। बाद में सब लोग बिग माइक के साथ मेज पर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं। नाश्ते के बाद लीन बिग माइक को अलग ले जाकर कहती है कि वो उसके बारे में और जानना चाहती है, लेकिन माइक कोई जवाब नहीं देता। वो पूछती है कि क्या उसके बारे में कोई ऐसी बात है जो उसे जाननी चाहिए। बिग माइक मान लेता है कि उसे बिग माइक कहे जाना पसंद नहीं है। लीन कहती है, ठीक है, अब से तुम मेरे लिए माइकल हो। इसके बाद माइकल अपनी माँ के घर जाता है और वहाँ उसे बेदखली का नोटिस मिलता है। उसकी माँ कई महीनों से किराया न देने की वजह से घर से निकाल दी गई है। माइकल वापस लीन की कार में लौट आता है। लीन फिर माइकल को एक ऐसी दुकान पर ले जाती है जहाँ बड़े साइज के कपड़े मिलते हैं और उससे कुछ कपड़े चुनने को कहती है। वो पहले झिझकता है, लेकिन उसकी जिद पर आकर कुछ कपड़े खरीद लेता है। अगले दिन माइकल पहली बार नए कपड़े पहनकर स्कूल जाता है और उसके साथ लीन का बेटा एसजे होता है। उस रात जब वो सोफे पर सोने की तैयारी कर रहा होता है, लीन उससे पूछती है कि क्या वो चाहेगा कि वो उससे कहती है कि वो कुछ और रातें रुक जाए। अगर वो चाहे तो वो उसके लिए एक कमरा भी व्यवस्थित कर सकती है। माइकल कहता है कि वो जाना नहीं चाहता और लीन उसे ढाढ़स बंधाती है।
अगले दिन लीन स्कूल जाती है और उसे पता चलता है कि माइकल के सभी विषयों में अंक बहुत कम है, सिर्फ एक विषय को छोड़कर जिसमें उसने 98% अंक हासिल किए हैं। यह विषय प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है, जो लीन को हैरान कर देता है। उस रात लीन माइकल को उसका अपना कमरा देती है। वो उससे कहती है अब से तुम यहीं रहोगे और उसे उसका बिस्तर दिखाती है। माइकल हैरान होकर कहता है मेरे पास पहले कभी ऐसा नहीं रहा। लीन पूछती है तुम्हारा अपना कमरा? माइकल जवाब देता है नहीं, एक बिस्तर। वो बताता है कि वो हमेशा जमीन पर या सोफे पर सोया है, कभी बिस्तर पर नहीं। ये सुनकर लीन भावुक हो जाती है। वो उसे शुभरात्रि कहती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो माइकल के कठिन जीवन के बारे में सोचती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे एहसास होता है कि उसे नहीं पता था कि माइकल की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। इसी मोड़ से माइकल की जिंदगी बदलने लगती है। वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है, शिक्षकों की बातें सुनता है और उसके अंक धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं। बाद में जश्न मनाने के लिए लीन का पूरा परिवार बाहर डिनर पर जाता है और अब माइकल भी उनके परिवार का हिस्सा बन चुका होता है। डिनर के बाद जब वे रेस्तरां से बाहर निकल रहे होते हैं तो वे माइकल को एक वेटर को गले लगाते हुए देखते हैं। घर लौटते समय लीन माइकल से पूछती है कि वो उस वेटर को कैसे जानता है। माइकल बताता है वो मेरा भाई है। लीन वादा करती है हम कभी न कभी उससे मिलने जरूर जाएंगे। माइकल जवाब देता है मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। लीन पूछती है कि उसने आखिरी बार अपने भाई को कब देखा था। माइकल कहता है कि उसने उसे तब देखा था जब वो बहुत छोटा था। ये सुनकर लीन चौंक जाती है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ही शहर में रहते हुए भी कोई भाई इतने सालों तक अपने भाई से अलग रह सकता है, बिना ये जाने कि वो कहाँ रहता है। असल में माइकल एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ था, जिसमें 11 भाई बहन थे। उसकी माँ नशे की लत से पूरी तरह ग्रस्त थी और माइकल का अपने परिवार के सभी सदस्यों से संपर्क टूट चुका था। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें से कोई कहाँ रहता है। हालांकि माइकल की मदद करने से लीन की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आता है। पहली बार उसे सच्ची खुशी का एहसास होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में वास्तव में कुछ अच्छा किया है। बाद में जब लीन का परिवार अपने क्रिसमस कार्ड के लिए तस्वीर खिंचवाता है तो वे माइकल को भी उसमें शामिल करते हैं, उसे अपने परिवार का सदस्य मानते हुए। लेकिन इससे उनके समुदाय में बातें बनने लगती है। लीन की कुछ सहेलियां उसका मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि माइकल के पास खड़े होने से वो तस्वीर में छोटी दिखती है और सवाल उठाती हैं कि वो अपनी बेटी के रहते हुए एक काले लड़के को अपने घर में कैसे रख सकती है। इन टिप्पणियों से नाराज होकर लीन जवाब देती है तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए और वहाँ से चली जाती है। घर पर लीन अपनी बेटी से पूछती है कि क्या माइकल का उनके साथ रहना उसे असहज महसूस कराता है। उसकी बेटी जवाब देती है कि स्कूल में लोग इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वे माइकल को भेज नहीं सकते। इसके बाद परिवार माइकल को आधिकारिक रूप से गोद लेने का फैसला करता है। गोद लेने की प्रक्रिया को समझने के लिए लीन सरकारी दफ्तर जाती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि इसके लिए माइकल के माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए। माइकल के पिता की एक हादसे में मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ नशे की गंभीर लत में फंसी हुई थी तथा उस पर कई कानूनी मामले चल रहे थे। चूंकि माइकल 7 साल की उम्र से अपनी माँ के साथ नहीं रहा था, इसलिए उसके हस्ताक्षर जरूरी नहीं थे। माइकल खुद हस्ताक्षर कर सकता था। इसके बावजूद दयालु स्वभाव की लीन माइकल की माँ से मिलने जाती है और उसे गोद लेने के बारे में बताती है। शुरुआत में माइकल की माँ की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती, लेकिन बातचीत के दौरान वह लीन की नीयत समझ जाती है। वो माइकल के लिए अपनी शुभकामनाएं देती है। इसके साथ ही माइकल आधिकारिक रूप से लीन के परिवार का सदस्य बन जाता है। वे माइकल के लिए एक ट्रक भी खरीदते हैं, जो उसकी हमेशा से इच्छा रही थी। ट्रक मिलने से माइकल बहुत खुश हो जाता है। एक दिन जब लीन काम से घर लौटती है तो उसका बेटा एसजे उसे बताता है कि वो और माइकल एक गेम देखने जाना चाहते हैं। लीन कहती है कि वो उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसकी एक मीटिंग है। एसजे सुझाव देता है कि माइकल उसे ड्राइव करके ले जा सकता है। जब माइकल और एसजे गेम के लिए जा रहे होते हैं तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब लीन मौके पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका बेटा घायल है, लेकिन एयरबैग्स की वजह से उसे गंभीर चोट नहीं आई है। उसे बताया जाता है कि एसजे की उम्र के बच्चों को एयरबैग से गंभीर चोट लग सकती है, कभी कभी उनकी गर्दन तक टूट सकती है, लेकिन एसजे खुशकिस्मत था। इसके बाद लीन माइकल के पास जाती है, जो शारीरिक रूप से ठीक होता है लेकिन अपराध बोध से भरा हुआ होता है। लीन उसे दिलासा देती है और कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। माइकल माफी मांगता है और जब लीन उसके हाथों को देखती है तो पाती है कि उसके हाथ घायल हैं। वो पूछती है कि उसके हाथों को क्या हुआ। माइकल बताता है कि उसने एसजे को बचाने के लिए अपने हाथों से एयरबैग्स को रोक लिया था। इसी सुरक्षा के कारण एसजे को केवल मामूली चोटें आई। माइकल स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मैचों में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। अपने मजबूत शरीर के बावजूद, जो पूरे स्कूल में अनोखा था, वो खुद को रोक कर खेलता था, शायद किसी को चोट पहुंचाने के डर से। जब लीन उसे झिझकते हुए खेलते देखती है तो वो उसके पास जाती है और पूछती है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार कपड़े खरीदने दुकान गए थे तब तुमने क्या कहा था। माइकल जवाब देता है मैंने कहा था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। असल में उस जगह के लोग और माहौल अच्छे नहीं थे, इसी वजह से माइकल ने ऐसा कहा था। फिर लीन पूछती है जब कार में एयरबैग खुले थे तब तुमने क्या किया। माइकल जवाब देता है मैंने उन्हें अपने हाथों से रोक लिया। लीन कहती है ये टीम तुम्हारा परिवार है और तुम्हें इसकी रक्षा उसी तरह करनी है जैसे तुमने अपने परिवार की रक्षा की। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और प्रैक्टिस फिर से शुरू होती है। इस बार माइकल असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है, सबको प्रभावित करते हुए, यहाँ तक कि कोच को भी। माइकल के इस बदलाव से हैरान होकर कोच लीन के पास आता है और पूछता है आपने उससे क्या कहा। लीन जवाब देती है आपको अपने खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। माइकल ने प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट में 98% अंक हासिल किए हैं। इसके बाद माइकल का खेल दिन ब दिन बेहतर होने लगता है।
अगले मैच में शुरुआत में माइकल की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन बाद में माइकल असाधारण खेल दिखाता है। वो विरोधी टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को मैदान से बाहर धकेल देता है, जिससे उसकी टीम को काफी अंक मिलते हैं। माइकल लगातार अच्छा खेलता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। एसजे पूरे मैच की रिकॉर्डिंग करता है और उसका पिता उन रिकॉर्डिंग से क्लिप्स की एक श्रृंखला बनाकर सभी कोचों को भेज देता है। जब वे माइकल का प्रदर्शन देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं और हर कोई चाहता है कि माइकल उनकी टीम के लिए खेले। नतीजतन कई कोच माइकल के घर आते हैं और उससे अपनी टीम में शामिल होने का अनुरोध करते हैं। माइकल की जगह उसका छोटा भाई एसजे उनसे बात करता है। वो कहता है, माइकल और मैं बहुत करीबी है। अगर माइकल मैच खेलने चला जाएगा तो मैं उससे कैसे मिलूंगा। कोच उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो कभी भी मैच देखने आ सकता है। ये सुनकर एसजे बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद माइकल अलग अलग टीमों के साथ कई मैच खेलता है और धीरे धीरे बहुत मशहूर हो जाता है। इसके अलावा जो ट्यूटर उसे घर आकर पढ़ाने आती है वो उसकी पढ़ाई पर खास ध्यान देती है, जिससे उसके अंक भी बेहतर हो जाते हैं। माइकल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और अब हर कॉलेज चाहता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो। हालांकि माइकल यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में दाखिला लेने का फैसला करता है, क्योंकि ली एन ने वहीं से पढ़ाई की थी और वो वहाँ चीयर लीडर थी और उनके पति भी वहीं बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। बाद में माइकल प्रवेश के लिए आवश्यक अंकों की शर्तें पूरी कर लेता है और मिसिसिपी टीम में फुटबॉल खेलने के लिए शामिल हो जाता है। अब माइकल को NCAA के एक जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। NCAA एक ऐसा संगठन है जो हर खिलाड़ी की भलाई की निगरानी करता है। जांच अधिकारी माइकल से अकेले में बात करता है और उससे पूछता है कि उसने मिसिसिपी में दाखिला लेने का फैसला क्यों किया। माइकल के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। जांच अधिकारी माइकल से कहता है कि वो कभी सड़कों पर रहने वाला एक बच्चा था। एक परिवार ने उसे अपनाया, उसे खाना दिया, उसकी स्कूल फीस भरी, उसके लिए एक निजी ट्यूटर का इंतजाम किया, उसे एक कार तोहफे में दी और अंत में उसे कानूनी रूप से गोद भी ले लिया। अधिकारी कहता है कि यह सब किसी योजना का हिस्सा हो सकता है और इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने माइकल की खेल प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया था। ये सुनकर माइकल बहुत उलझन और दुख में पड़ जाता है। वो काफी मासूम होता है और यह सब समझ नहीं पाता। गुस्से में वो कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर ली एन उसका इंतजार कर रही होती है। माइकल उससे सामना करता है और पूछता है कि उसने उसके लिए ये सब क्यों किया, उसने उसे अपने घर में क्यों रखा, उसने उसे पढ़ाया लिखाया, एक बेहतर इंसान बनाया, सिर्फ इसलिए कि वह उससे वही करवाए जो वह चाहती थी, यानी उसे अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला दिलवाना। जांच अधिकारी की बातें माइकल के दिमाग में गूंजती रहती हैं। ली एन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस करते हुए माइकल वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वह अपनी जैविक माँ के घर जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती। वहाँ एक गैंग लीडर मौजूद होता है जो माइकल को अंदर बुलाता है और उसे बियर ऑफर करता है, जिसे माइकल ठुकरा देता है। इसके बाद वह गैंग लीडर ली एन और उसकी बेटी के बारे में गंदी बातें करने लगता है। माइकल उसका सामना करता है और उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वह गुंडा बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि वह पहले माइकल को गोली मार देगा और फिर उसके घर जाकर उसकी नई माँ और उसकी बेटी के साथ भयानक हरकतें करेगा। ये सुनकर माइकल भड़क उठता है। वह उस गुंडे पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटकर वहाँ से चला जाता है। इधर ली एन माइकल को लेकर बहुत परेशान रहती है। अगले दिन वह उसे ढूंढने निकलती है और तभी माइकल का फोन आता है। माइकल उसे बताता है कि वह कहाँ है और ली एन तुरंत उससे मिलने पहुँच जाती है। वह माइकल से पूछती है कि क्या उसे फुटबॉल पसंद है। माइकल जवाब देता है हाँ। ली एन बताती है कि उसने और शॉन ने पिछली रात बात की थी और वे चाहते हैं कि वह टेनेसी यूनिवर्सिटी चुने। ये सुनकर माइकल हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों। ली एन उसे बताती है कि यह उनकी इच्छा है, लेकिन यह उसकी जिंदगी है और वह जो चाहे कर सकता है, फैसला उसी का है। वह ये भी वादा करती है कि वह हर मैच में उसके साथ रहेगी और उसका समर्थन करेगी। इसके बाद माइकल एक बार फिर NCAA की जांच अधिकारी के पास सवालों के जवाब देने जाता है। वह उससे पूछती है कि वह किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। माइकल कहता है कि वह मिसिसिपी यूनिवर्सिटी जाएगा। वह पूछती है क्यों। माइकल जवाब देता है क्योंकि मेरे पापा ने वहीं पढ़ाई की, मेरी मम्मी ने वहीं पढ़ाई की और अब मैं भी वहीं पढ़ूंगा। आखिरकार माइकल उस यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह रवाना होने लगता है तो ली एन भावुक हो जाती है। वह कार में बैठी आंखों में आंसू लिए रहती है। माइकल उसके पास आता है और कहता है, माँ मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। माइकल और ली एन एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिल्म के अंत में एक अखबार की खबर दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक 21 साल का युवक जिसके पास बेहतरीन खेल प्रतिभा थी, गोली लगने से मारा गया। अगर उसे ली एन जैसे परिवार का साथ मिला होता तो उसकी जिंदगी भी माइकल जैसी हो सकती थी। उस लेख में माइकल, ली एन और उनके पूरे परिवार की असली तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो ये दर्शाती है कि माइकल कैसे उनके जीवन का हिस्सा बन गया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ली एन ने न केवल माइकल की जिंदगी बदली बल्कि अपनी जिंदगी भी बदल ली। उसने ये समझा कि जीवन सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में योगदान देने का नाम है। अगर हम अपने जीवन में किसी एक इंसान की जिंदगी भी बदल सके तो वह ऐसी उपलब्धि है जिसे दुनिया की कोई भी सफलता बदल नहीं सकती।